ठीक है, तो आमिर भाई आपका कंप्लीट हो गया गालिब की बोंगियों का, या और भी कुछ नहीं रह रहा है? नहीं 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 सर, मेरे वाला आप वाले से कम नहीं है, टेंशन न लें। अच्छा। चलिए तो मैं एवोल्यूशन पे अब बोलना शुरू करता हूँ, इस पे बोंगिया थोड़ा सा। शुरू कर तो शुरू करें। बिस्मिल्लाह। आके सुनता था, मैंने अपना एको चेंबर नहीं था क्रिएट किया। आपको ये अबू जर अगर बता रहा है कि एवोल्यूशन डंप हो चुकी है, तो इसका मतलब आप एक गलत से दायरे में फंस के रह गए हैं। क्या आपने रिसर्च की अपने तरीके से? किसी पीएचडी साइंसदान क्या कह रहा है एवोल्यूशन के बारे में, क्या आपने कोई सर्च की? आपके पास कोई बहाना नहीं है। आप YouTube पे जाके इस वक्त सैकड़ों की तादाद में सिंपल डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हुई हैं, जो आपको पूरे पूरे सबूत के साथ, मैंने आप आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं जो साइंटिफिक जर्नल है, वो चलो पढ़ने में मुश्किल हो जाती है समझ, तो आप उनकी डॉक्यूमेंट्रियां देख सकते हैं। आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है कि आप अपने आप को इस जमाने में जाहिल रखें, लेकिन आप इसलिए जाहिल से मुराद नहीं, मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप बोले। ला इल्म रखें। आपके पास कोई आर्गुमेंट, और आप ला इल्म अपने आप को रख रहे हैं बिकॉज यू आर स्टिंगिंग टू, ये लो लेवल कंटेंट है जिसको अबू जर की आप बात कर रहे हैं, जो ये समझता है कि एवोल्यूशन डंप हो चुकी है। एवोल्यूशन के अंदर भी न्यूएंस आया कि क्या एनवायरमेंटल म्यूटेशन होती है, कि क्या एनवायरमेंटल एवोल्यूशन होती है, जेनेटिक म्यूटेशन होती है, इसके ऊपर। लेकिन उसमें जो कहते हैं ना डार्विनियन प्रॉब्लम है, उसमें बहुत थोड़े लोग हैं जो एनवायरमेंटल को भी अब कहते हैं, लेकिन इवॉल्व हुए, इसके ऊपर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि इंसानी एक जानदार जो है उसकी शेप बदल के इर्तिका के अमल से गुजर के उसकी शेप दूसरी होती है, उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट। अब थोड़े बहुत डिसएग्रीमेंट नहीं है, डिसएग्रीमेंट उसके अंदर एक न्यूआंस है, डिसएग्रीमेंट नहीं है, न्यूआंस है कि एनवायरमेंटल है, जेनेटिक म्यूटेशन रैंडम है या नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक म्यूटेशन रैंडम, नेचुरल सिलेक्शन, इसके ऊपर बात हो रही है और उसके ऊपर एविडेंस भी आ रहा है, लेकिन डंप नहीं हुई कोई। दुनिया आपका सबूर अहमद भी नहीं कहता डंप हुई है। ये आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया। तो मेरे भाई, आपको अगर हमारी शक्लें बुरी लगती हैं, आपको हमारी अखलाक बुरे लगते हैं, तो आप पीएचडी साइंसदानों की डॉक्यूमेंट्रियां देख लो। अभी देखो बिगेस्ट प्रूफ फॉर एवोल्यूशन यूट्यूब पे डाल दो, आपको सुलझे हुए लोग, वो रिलीजन के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, वो आपके अल्लाह मियां को कुछ नहीं कह रहे, हजरत मोहम्मद को कुछ नहीं कह रहे, उनको जाके आप देखो। आई हैव टू रैप इट अप। तो जो भी भाई इनके पास गए, मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे सही से सुना है। मैंने तो अपनी हर वीडियो में इस चीज को बड़ा ही क्लियर करके बताया है कि मैं एवोल्यूशन के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि पुराने साइंसदान, मुसलमान साइंसदान एवोल्यूशन को बिलीव करते थे। आप मुझे बताओ, जो भी इस वीडियो में सब कुछ देख रहे हैं, सबको चैलेंज है, जो भी एवोल्यूशन का डिनायर बैठा है ना, सबको चैलेंज है, दुनिया के किसी भी मौलाना के सामने ये लॉजिक ले जाके रख देना, जो भी एवोल्यूशन को डिनाई करता है, अगर वो खुद ये ना बिलीव करने लग गया कि एवोल्यूशन को अगर मैंने ना माना तो मैं काफिर हो जाऊंगा, ये खुद वो बिलीव करेगा। तो जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, आप मुझे बताओ कि अफ्रीका के लोग जो लंबे लंबे होते हैं और काले होते हैं, वो भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। चाइना के छोटे लोग और गोरे भी होते हैं, वो चाइना के छोटे लोग जिनका शेप बहुत डिफरेंट होता है हमारे इंडिया पाकिस्तान के लोगों से, ज्यादा नहीं होता लेकिन कुछ तो होता है, वो भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। एक अफ्रीका का ट्राइब है, वहां पे लोगों के हेड्स जो है वो बहुत लंबे होते हैं, वहां पे वो भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। एक और गांव है, वो भी पता नहीं कहां पे है, उसमें लोगों के सर जो है वो बहुत डिफरेंट होते हैं, वो भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। तो दुनिया में अलग अलग शेप, साइजेस, ब्लैक, गोरे, ब्राउन, हर तरह के कलर, शेप, साइजेस वाले इंसान, बहुत सौ के जो लंग्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत सौ के छोटे होते हैं, हर किसी के दुनिया में अलग अलग शेप साइजेस के इंसान मौजूद हैं। तो हम क्या कहते हैं कि ये सब के सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो अब इन डिफरेंसेस को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? किसी भी मुसलमान से पूछ लोगे, इन डिफरेंसेस को आप कैसे एक्सप्लेन करने जा रहे हो कि ये काला कैसे हो गया, ये लंबा कैसे हो गया, इनके सर अलग कैसे हो गए, इनकी शेप कैसे अलग हो गई? यही तो बताना पड़ेगा ना कि एवोल्यूशन हुआ है जिसकी वजह से इन लोगों की शेप एंड साइज अलग अलग हो गए हैं। हम ये तो नहीं बिलीव कर सकते ना बिल्कुल भी कि काले लोगों के लिए काले आदम अलैहिस्सलाम आए, गोरों के लिए गोरे आए, इंडियंस के लिए इंडियन जैसे दिखने वाले आदम अलैहिस्सलाम आए, बोने लोगों के लिए बोने आदम अलैहिस्सलाम आए। ऐसा तो हम बिलीव नहीं कर सकते। ये तो हम देखते हैं कि जेनेटिक चेंज की वजह से किसी नॉर्मल घर में बोना पैदा हो जाता है, और वो जेनेटिक म्यूटेशंस जो है वो फिक्स भी हो सकते हैं, और वो अगली नस्ल जो उसकी होगी वो भी बोनी हो, इट इज पॉसिबल। तो इन चीज से यही साबित होता है, अगर हम मुसलमान एवोल्यूशन को ना माने तो समझ जाओ कि आप काफिर हो, क्योंकि आपको फिर ये बिलीव करना पड़ेगा कि बोने लोगों के बोने आदम अलैहिस्सलाम है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, में ये सब चीजें उसमें नहीं बोलना, लेकिन समझाने के लिए बोलना पड़ता है। और काले लोगों के काले आदम अलैहिस्सलाम, कोई भी मुसलमान इस चीज को इंडोर्स नहीं करेगा कि वो ये बिलीव करे कि काले लोगों के काले आदम अलैहिस्सलाम आए, गोरों के गोरे आए, और ब्राउन लोगों के ब्राउन आए। हर किसी को एवोल्यूशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम जो इख्तलाफ करते हैं वो डार्विनियन एवोल्यूशन पे करते हैं, जो डार्विनियन एवोल्यूशन इस पूरी कायनात को एक इत्तेफाक बना देता है।
पूरी कायनात एक इत्तेफाक, इन लोगों की जान, जो ये एथियस्ट हैं, रिचर्ड डॉकिंस वगैरह, ये लोग डार्विनियन एवोल्यूशन को क्यों नहीं छोड़ पा रहे? आपको पता है आमिर भाई, डार्विनियन एवोल्यूशन को ये लोग यूं नहीं छोड़ पा रहे, इसकी वजह यह है कि यही एक सबसे बेस्ट नेचुरलिस्टिक थ्योरी है, इसको मैंने स्टडी किया है, तो यही सबसे बेस्ट एक नेचुरलिस्टिक स्टोरी है, जिसकी स्टोरी टेलिंग में इतनी पावर है कि ये किसी को भी कन्विंस कर सकती है। जब मैं इस मरहले से गुजर रहा था, एवोल्यूशन को स्टडी कर रहा था, तो मैंने कहा बड़ी जबरदस्त स्टोरी सुना रहे हैं, लेकिन मैंने स्टोरीज पे बिलीव नहीं किया। मैं स्टोरीज तो हम भी सुनाते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं लगती कि खुदा है ऊपर से वो भेज रहा है और ये वो इस तरह से उनमें डिवाइन इंटरवेंशन होती है। ये लोग बिना डिवाइन इंटरवेंशन के एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हम जब उसका सबूत देखते हैं जाके कि उसका सबूत क्या है, जो स्टोरीज ये लोग सुना रहे हैं, हम लोग चिम्प से इवॉल्व होके आए हैं, हम लोग फलां चीज से इवॉल्व होके आए हैं, इस तरीके से ग्रेजुअल प्रोग्रेशन हमको फॉसिल रिकॉर्ड में दिखना चाहिए, वो तो कंप्लीटली मिसिंग है। हमें जो फॉसिल रिकॉर्ड मिलते हैं उनकी बैंड बजी हुई है, मतलब बैंड से मुराद यह है कि डार्विनियन एवोल्यूशन को वो सपोर्ट नहीं करते। और ये चीज मैं कई बार कह चुका हूं कि एवोल्यूशन एक डिफरेंट चीज है, डार्विनियन एवोल्यूशन एक डिफरेंट चीज है। एक मुसलमान डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने भी इस चीज पे बात कही है। कितने पुराने स्कॉलर है, और मतलब जाहिर बात है बहुत पहले उन्होंने ये बात कही है, 20-20 साल पुरानी इनकी बात है ये, और कई सौ साल पुराने मुसलमानों ने इस चीज को बात कही है कि एक मुसलमान एवोल्यूशन को चेंज ओवर टाइम को एक्सेप्ट कर सकता है। और मैं भी आपको एक क्लिप सुनवाने वाला हूं। हम मुसलमान चेंज ओवर टाइम, जिसको एवोल्यूशन कहते हैं, उससे कभी डिनाई नहीं करते। अगर हम इसको डिनाई कर देंगे तो हम लोग काफिर की कैटेगरी में आ जाएंगे, फिर हमने ये बिलीव करना पड़ेगा कि मल्टीपल आदम अलैहिस्सलाम आए, अगर हम चेंज ओवर टाइम को एक्सेप्ट नहीं करते। हम ये नहीं बिलीव कर सकते कि एवोल्यूशन नहीं हुआ, वरना हम लोगों को ये बिलीव करना पड़ेगा कि आदम अलैहिस्सलाम जो है वो मल्टीपल थे। तो मैं कई बार कह चुका हूं कि डार्विनियन एवोल्यूशन एक डिफरेंट चीज है, एवोल्यूशन एक डिफरेंट चीज है, और मैं आपको अभी क्लिप भी सुनवाने वाला हूं। जानना बहुत जरूरी है कि एवोल्यूशन एंड डार्विनियन एवोल्यूशन दोनों कंप्लीटली डिफरेंट सेपरेट चीजें हैं। एवोल्यूशन का सिंपल मतलब होता है चेंज ओवर टाइम, जैसे ओल्ड मॉडल ऑफ फोन धीरे धीरे मॉडर्न फोन में चेंज हो गया, तो ये भी एक एवोल्यूशन है। जैसे आप छोटे बच्चे से बड़े हो गए, ये भी एवोल्यूशन है, चेंज ओवर टाइम है। और जैसे पहले दुनिया में डायनासोर्स रहते थे लेकिन अब नहीं रहते, यहाँ अलग अलग प्रकार के जीव रहने लग गए हैं अब, तो ये क्या है, ये भी एक एवोल्यूशन है, चेंज ओवर टाइम है। तो एवोल्यूशन चेंज ओवर टाइम एक फैक्ट है, इसको कोई रिलीजियस पर्सन इंकार नहीं करता है, लेकिन ये चेंज ओवर टाइम कैसे होता है ये एक थ्योरी है। तो दुनिया का कोई साइंटिस्ट एवोल्यूशन पर शक नहीं करता है, कोई भी। Continuous change. Evolution in its simplest meaning just means change over time. But Darwin was stipulating that the change that had taken place from those earlier strata where we could see that life was different was continuous, that everything was in some way connected. जहां तक बात रही डार्विनियन एवोल्यूशन की, डार्विनियन एवोल्यूशन एक ऐसी चीज है जो कि एक थ्योरी है, जो कि एक मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी है, जिस पे सवाल किया जा सकता है और साइंटिस्ट करते हैं। तो ये जो डार्विनियन एवोल्यूशन है, जो नजरिया डार्विन ने दिया था, सिर्फ यही एक नजरिया ऐसा मौजूद है जो कि हैरिस को खुश कर सकता है, जो कि गालिब को खुश कर सकता है, और इसके सपोर्टिव एविडेंसेस नहीं है। आई नो कि इसके सपोर्ट में एविडेंसेस जो है उनके अगेंस्ट एविडेंसेस मौजूद है। तो ऐसा होता है ना कि इन्होंने बोला कि पहले तो ये उल्टी सीधी बकबक कर रहा था कि एनवायरनमेंट का एवोल्यूशन होता है, जेनेटिक एवोल्यूशन होता है, पता नहीं क्या बोले जा रहा था, कोई सेंस नहीं बननी थी इन चीजों की। वो चलो खैर, वो लाइव होते हो तो आप ऐसी चीजें निकलती हैं, तो उस चीज को तो मैं कह नहीं रहा, लेकिन ये बोल रहा था वो कंप्लीट नॉनसेंस बोल रहा था। तो हमारी जो मेरा व्यू है वो बिल्कुल क्लियर है, एवोल्यूशन एक फैक्ट है, जैसे कि मैंने बताया। डार्विनियन एवोल्यूशन जो इन लोगों की जान बचाता है, जो इस पूरी कायनात को एक इत्तेफाक बना देता है, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, हर चीज के ग्रेजुअल फॉसिल रिकॉर्ड हमको मिलना चाहिए। इस तरह का कोई फॉसिल रिकॉर्ड की हमारे पास मौजूद नहीं है। जो हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड मौजूद है, हम लोगों ने 250 से ज्यादा साल हो गए, आई थिंक 200-250 साल हो गए, हम लोग, एक इवेंट हुआ था कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, उसमें जो जानदार वजूद में आए हैं वो इतनी तेजी से आए, जैसे होता है ना कि एकदम से कोई चीज वजूद में नहीं है, एकदम से आसमान से टपक गई, कुछ इस तरह का हुआ एक्सप्लोजन। उसके एविडेंस मौजूद है कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन इज अ रियल एविडेंस, वो रियल इवेंट ये हुआ था। तो इस तरीके से कुछ जानदार अचानक से फॉसिल रिकॉर्ड में अपीयर हुए, कुछ अचानक से, मतलब एकदम से तो सिंपल जानदार है और एकदम से कॉम्प्लेक्स जानदार फॉसिल रिकॉर्ड में अपीयर हुए। ये नहीं पता कि वो फॉसिल रिकॉर्ड में जो जानदार आए वो आए तो आए कहां से, जबकि डार्विन की जो थ्योरी है वो कहती है कि ये सब ग्रेजुअली आए हैं, जिनके फॉसिल्स हमको मिलने चाहिए, लेकिन वो फॉसिल वहां अवेलेबल नहीं है। 200-250 साल हो गए, नहीं मिले हमें उनसे। चलो उस पर तो बहुत लंबा फिर बात हो जाएगी अगर मैं इसी टॉपिक पर बात करने लगा हूं। तो अब इसने कहा कि एवोल्यूशन जो डंप हो चुकी है, ये अबूजर अगर आपको बता रहा है तो वो, इसने उल्टी सीधी बात करी, जाहिर बात। तो मैंने ये चीज नहीं कही। दूसरी चीज ये कि मेरी क्या औकात है जो मैं एवोल्यूशन को रॉन्ग कहूं, या डार्विनियन एवोल्यूशन को रॉन्ग कहूं। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं तो एक स्टूडेंट हूं जो कि साइंटिस्ट का वर्क आपके सामने रखता है। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं जो
किसी चीज को रॉन्ग प्रूव करने की, किसी चीज पे कोई अथॉरिटी रखता है। मैं तो साइंटिस्ट, जो एग्नोस्टिक साइंटिस्ट हैं, एथियस्ट साइंटिस्ट हैं, वो डार्विनियन एवोल्यूशन को रॉन्ग कह रहे हैं, मैं उनका वर्क सामने रखता हूं। एक मूवमेंट है थर्ड वे ऑफ एवोल्यूशन। ये थर्ड वे ऑफ एवोल्यूशन यहाँ पे दोनों को रॉन्ग कहते हैं। मतलब जो क्रिश्चियन क्रिएशनिस्ट है ना, जो कहते हैं कि खुदा ने लाइफ बनाई, खुदा ने जानदार को एक एक करके जमीन पे छोड़ा, उनको भी गलत कहते हैं। और इस्लाम का तो ये व्यू है ही नहीं कि अल्लाह ताला ने एक जानदार को बनाया और उसके बाद जमीन पे छोड़ा। इस्लाम का ये व्यू नहीं है, क्रिश्चियंस का व्यू है। तो इन थर्ड वे ऑफ एवोल्यूशन के साइंटिस्टों ने उनको भी गलत कहा है, क्रिश्चियन क्रिएशनिस्ट। और उनको भी जो डार्विनियन एवोल्यूशन, हैरिस सुल्तान और गालिब कमाल जैसे जो साइंटिस्ट है, डॉकिंस जैसे जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट उनको कह रहे हैं कि ये लोग बेवकूफ है, ये लोग एविडेंस को इग्नोर कर दे रहे हैं। इतने एविडेंसेस हैं डार्विनियन एवोल्यूशन के अगेंस्ट, तो ये लोग बताते हैं कि न्यू डार्विनियन एवोल्यूशन इग्नोर्स important rapid evolutionary processes such as symbiogenesis, horizontal DNA transfer, action of mobile DNA and epigenetics modification। तो ये साइंटिस्ट ने बताया कि हमारे पास सबूत है और डार्विनियन एवोल्यूशन इनको एक्सप्लेन नहीं करता है कि ये कैसे आ गए। लेकिन फिर भी जो साइंसदान है वो डार्विनियन एवोल्यूशन को सबसे आगे रख के देखते हैं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट नेचुरलिस्टिक थ्योरी है। ये उन्होंने आगे बताया है कि साइंसदान जो है, जो डार्विनिस्ट साइंसदान है, वो नेचुरल सिलेक्शन को एक क्रिएटिव फोर्स की तरह लेते हैं और ये मानते हैं कि ये हर चीज एक्सप्लेन कर सकता है। और ये मैंने आपको बताया ना कि जब मैं एवोल्यूशन को स्टडी कर रहा था, तो ये चीज नेचुरल सिलेक्शन एंड डार्विनियन एवोल्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग चीज थी जो मेरे सामने आई, लेकिन एविडेंस इसके खिलाफ है, सारे एविडेंस इसके खिलाफ है। आप एक बहुत अच्छी कहानी सुना दें, बहुत जबरदस्त कहानी, सबको सुन के मजा आ जाए और सब लगे कि भाई वाकई में ये तो बिल्कुल इसी तरह हुआ होगा, बिल्कुल अच्छी तरह, उसके सबूत में एविडेंस कोई ना हो, तो उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो है, उसका कोई मतलब नहीं बनता जो आपने इतनी देर तक बकबक करी। तो ये थर्ड वेव एवोल्यूशन एक ऐसी मूवमेंट है, साइंटिस्ट तंग आ गए। ये साइंटिस्ट है, एथियस्ट साइंटिस्ट, एग्नोस्टिक साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट तंग आ गए डार्विनियन एवोल्यूशन को सुनते सुनते कि सिर्फ डार्विनियन एवोल्यूशन हुआ है, डार्विनियन एवोल्यूशन हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, थर्ड वे ऑफ एवोल्यूशन बनाई, जिसमें इन्होंने थियस्टिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, थियस्टिक से मुराद क्रिश्चियन क्रिएशनिस्ट, उसको और गलत कहा। मतलब इस जगह को हम कोई बायस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मान सकते कि ये जगह कोई बायस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों लोगों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उन लोगों को भी जो डार्विनियन एवोल्यूशन प्रपोज करते हैं और उन लोगों को भी जो क्रिएशनिज्म प्रपोज करते हैं। दोनों जगहों को गलत कहा जा रहा है। और इतने इसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं, एक नहीं दो नहीं, कई साइंटिस्ट हैं, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से अलग अलग मेथड प्रपोज कर रहे हैं। जैसे जेम्स शपीरो हैं, ये इसका उनका मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे लिखा हुआ है, आई थिंक जेम्स शपीरो है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से। इन्होंने प्रपोज की है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। आई थिंक हैरिस की बात कर रहा था, जो भी वो बात कर रहा था, तो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये चीजें डार्विनियन एवोल्यूशन के अगेंस्ट हैं। अब ये लोग डार्विनिस्ट क्या कर रहे हैं आमिर भाई, क्योंकि इन चीजों का सबूत मिलता है और ये चीजें बिल्कुल प्रूव हो जाती हैं कि ये चीजें होती हैं, तो वो क्या करेंगे डार्विनियन एवोल्यूशन में, क्योंकि डार्विनियन एवोल्यूशन को तो वो अज्यूम करते हैं कि ये सच है, हालांकि इसके अगेंस्ट बहुत सारे एविडेंसेस हैं, ये तो सिर्फ एक ही है, एक इन्होंने तो सिर्फ कुछ ही बताया है। डार्विनियन एवोल्यूशन जो वो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं डार्विनिस्ट, उसमें क्या करेंगे ये लोग, एक न्यू धागा पिरो देंगे। जो डार्विन का पूरा स्वेटर रेडी हुआ है ना, नेचुरल सिलेक्शन, रैंडम म्यूटेशन एंड वर्टिकल जीन ट्रांसफर एंड नेचुरल सिलेक्शन एज अ क्रिएटिव फोर्स, और इस तरह का पूरा एक स्वेटर तैयार किया है। अब कोई भी इनको एविडेंस मिलेगा कि डार्विनियन एवोल्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, तो ये लोग ये नहीं कहेंगे कि डार्विन की थ्योरी गलत थी। ये लोग क्या करेंगे, उसके अंदर एक स्वेटर के अंदर एक और सुई डाल देंगे नए धागे के साथ कि ये भी पॉसिबल है। अगर आपको अपनी किसी थ्योरी के अगेंस्ट एविडेंस मिले तो आप कहोगे कि नहीं यार मेरी थ्योरी ही गलत है। ये लोग क्या करेंगे, उसमें एक और धागा पिरो देंगे स्वेटर में कि ये भी पॉसिबल है। तो वही हैरिस एक्सप्लेन कर रहा था कि डार्विन एवोल्यूशन को कोई रॉन्ग नहीं कहता, अब हमको पता चला है कि जेनेटिक होता है या एनवायरमेंटल होता है। बकवास कर रहा था उसको, इस सब्जेक्ट की इससे पता चलता है कि उसको कोई नॉलेज नहीं है इस सब्जेक्ट की। और साइंसदान, मेरी कोई हैसियत नहीं है जो मैं एवोल्यूशन को कहूं कि एवोल्यूशन डंप हो चुकी है, या वो एवोल्यूशन डंप नहीं हुई। डार्विनियन एवोल्यूशन जो है उस पर बहुत ज्यादा सवाल है जिनका जवाब कोई नहीं दिया आज तक, और ना ही आगे मिलेगा, क्योंकि हम लोगों को इतने 250 साल हो गए फॉसिल रिकॉर्ड को खोजते खोजते, आज तक नहीं मिला। और आगे हैरिस साहब ने कहा कि हम लोगों को पीएचडी साइंसदानों को सुनना चाहिए, पीएचडी साइंसदान जो है वो सही बोलते हैं। अच्छा, अब हम लोग पीएचडी साइंसदान, आपको कुछ कहना है अमीर भाई? नहीं, मैं कह रहा हूँ जरा इनको पीएचडी साइंसदान सुनवा दें जरा। हाँ, मैं बिल्कुल, मैं तो सुनवाने जा रहा हूँ। अब हम पीएचडी साइंसदान इनके सामने लेके आएंगे तो ये कहेंगे नहीं नहीं, इस कैटेगरी के नहीं जो इंटेलिजेंट डिजाइन वाली है, जरा हमारी वाली कैटेगरी के साइंसदान दिखाओ।
ये लोग फिर उस पे आ जाएंगे। अब मैं जरा सुनवा देता हूँ पीएचडी साइंसदान, इंशाल्लाह मैं छोड़ूंगा कहीं से नहीं, दोनों सुनवाऊंगा। Takes it a step further. The fossil evidence does not establish that humans evolved from apes. That's really a story to which the fossils have been added as illustrations. तो यहाँ तो पीएचडी साइंसदान भी ये कह रहे हैं कि डार्विनियन एवोल्यूशन, जो ह्यूमन की एवोल्यूशन है वो एप से एक्सप्लेन करता है, फॉसिल रिकॉर्ड इसको सपोर्ट नहीं करता। तो अब ये क्या कहेगा, नहीं नहीं ये तो इंटेलिजेंट डिजाइन वाले जोनाथन वेल्स 2 पीएचडी हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इंटेलिजेंट डिजाइन के मेन प्रोपोनेंट में से एक है। तो इतने बड़े साइंसदान कह रहे हैं कि जो डार्विनियन एवोल्यूशन का जो फॉसिल रिकॉर्ड है, ह्यूमन जो है वो चिम्स आए हैं, ये इस चीज को सपोर्ट नहीं करती, फॉसिल रिकॉर्ड डार्विनियन एवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करता। अब ये क्या कहेगा इडियट हैरिस सुल्तान, गालिब कमाल, नहीं नहीं इनको ना सुनो, इनमें भी कैटेगरीज हैं, जरा इनको सुनो जो जिनका कोई मकसद नहीं है, वो तो इन लोगों ये तो बायस होते हैं, ये तो सूडो साइंटिस्ट होते हैं, इनको ना सुनो, हमारे वालों को सुनो। चलो जी मैं उनको भी सुनवा देता हूँ, लो सुनो उनको भी। But so little of it has ever been found, the origins of the genus Homo have remained an enigma. What we don't know is what happened between Australopithecus and early Homo. That's one of the big mysteries right now we're trying to solve. तो हमारी एक वीडियो आ रही है मोरू की वीडियो पे। मैं आपको ये भी बता दूं कि मोरू जिन्होंने एवोल्यूशन पे वीडियो बनाई थी, इतने बड़े चैनल ने इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, तो उस पे वीडियो आ रही है, तो उसमें और मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा एवोल्यूशन के प्रोसेसेस को, कैसे उसमें लूप होल्स हैं, जिसमें साइंटिस्ट को सुनाऊंगा। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी ना सुना करें, मेरे जो साइंटिस्ट है जो मैं सोर्स दिखाता हूं उनको चैलेंज किया करें, मुझे ना चैलेंज किया करें। मुझे चैलेंज करके क्या होगा, मेरे तो वाकई में कोई वो नहीं, मैं तो एक स्टूडेंट ऑफ, जो मैं नॉलेज लेता हूँ साइंसदानों से, जर्नल से, आप उसको चैलेंज करें, साइंसदानों को कहें, मुझे कुछ ना कहा करें, साइंसदानों को कहें जो ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने इनका नाम क्या नाम क्या पढ़ा आपने, पढ़ा इनका, पेलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ये नेशनल हिस्ट्री ऑफ अमेरिका में काम करते थे। तो ये नोवा की एक डॉक्यूमेंट्री है, इसमें बताया जा रहा है कि कैसे एवोल्यूशन, ह्यूमन का एवोल्यूशन एक मिस्ट्री है। आज तक ये नहीं पता चला कि ह्यूमन जो है वो फॉसिल रिकॉर्ड में आए, तो आए कैसे, फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। तो साइंसदान, मैं तो कहता हूं कि जाके पीएचडी साइंसदानों को सुन लो, ये जो कह रहा है ना कि पीएचडी साइंस सपोजिडली इनके व्यू को सपोर्ट करते हैं, मैं कहता हूं जाके पीएचडी साइंसदानों को सुन लो, उससे तुम लोग गुमराह नहीं होगे। अगर पहले इनको सुनोगे और फिर बाद में जाके पीएचडी साइंसदानों को सुनोगे, तब तुम गुमराह जरूर होगे, क्योंकि ये लोगों ने मसाला लगा दिया ना, उस पर मिर्च मसाला लगा दिया, इनका व्यू बन गया कि वो भाई नहीं साइंसदानों, अब तुम्हारे दिमाग में पहले से ही वो बात बैठ गई। मेरा क्या था, अल्लाह ने मुझे यहाँ पे बचा लिया, मैं पहले साइंसदान सुनता था और बाद में मैं इन लोगों पे गया, क्योंकि मैंने जब उस चीज को पहले सुन लिया तो फिर तो मुझे उनका बातों में फर्क ही नहीं पता चला। मुझे पता था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, रियल साइंटिफिक आर्टिकल्स, जर्नल्स इस तरह की बात ही नहीं करते। इन लोगों ने मिर्च मसाला लगा दिया। अब इनकी बात सुन के कोई भी साइंटिस्ट को जाके सुनेगा और इन साइंटिस्ट को सुनेगा तो वो वो किसी भी डॉक्यूमेंट्री को देखेगा तो वो कहेगा कि नहीं नहीं भाई हारिस ने ये बताया था, तो इसका मतलब ये किसी ना किसी तरीके से उसको सपोर्ट ही करते होंगे, हमें नहीं पता चल रहा। हम जो अलग से जब जाते हैं, जब इनकी वीडियोस नहीं सुनते और हम पहले ही इनको पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, स्टडी करते हुए आ रहे होते हैं, फिर हमको पता चलता है ये सब बकवास कर रहे हैं, जितने भी आर्ग्यूमेंट ये लोग दे रहे हैं। पीएचडी साइंसदान, पेलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिनका काम ही ह्यूमन एवोल्यूशन को स्टडी करना है, डॉन ऑफ ह्यूमैनिटी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री है, उसमें बताया गया है कि कैसे डार्विनियन एवोल्यूशन, हालांकि डॉक्यूमेंट्री बहुत बायस होती है, वो किसी ना किसी तरीके से अपनी चीज को खत्म करना चाहती है। जैसे एंशिएंट एलियन की डॉक्यूमेंट्री है, आपने देखी होगी आमिर भाई, तो वो किसी ना किसी तरीके से कंक्लूजन अपना ही निकालेगी, वो यही दिखाएगी कि कोई मिस्ट्री नहीं है। तो इन्होंने भी एक फॉसिल दिखाया था डॉन ऑफ ह्यूमैनिटी में, होमो नल्लाडी, वो भी डिबंक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी गलत है। तो आज भी ये मिस्ट्री बरकरार है कि इंसान इस फॉसिल रिकॉर्ड में आया तो आया कहां से। और मेरे लिए ये इतना बड़ा एविडेंस है आमिर भाई कि साइंसदान, अगर रिलीजन को रॉन्ग प्रूव होना होता ना तो वो अभी हो जाता, अगर रिलीजन रॉन्ग होता ना तो वो अभी हो जाता, क्योंकि अगर ये सिर्फ सब चीजें इमेजिनेटिव होती कि हमने खुदा को गढ़ लिया, हमने ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि नोवा हरारी ने अपनी सेपियंस बुक में एक्सप्लेन किया है कि अगर सब कुछ हम लोगों ने गढ़ा है तो ये यहीं पे ही हमको फॉसिल रिकॉर्ड मिल जाना था और कई सारी चीजों से इस चीज का कंफर्म हो जाना था कि हम लोग इवॉल्व होके, जाहिर बात है अल्लाह ताला ने हमको ऐसा शरीर दिया है जो इस दुनिया के लिए सूटेबल है। जाहिर बात है हम अब ऐसा शरीर अल्लाह ताला हमको दे के क्यों भेजेंगे इस दुनिया में जो इस दुनिया के लिए सूटेबल ही नहीं है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमको भेजा तो अल्लाह ताला ने ऐसा शरीर हमको दिया। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम का जो शरीर है वो बहुत बड़ा है, इस दुनिया में हमारा शरीर बहुत छोटा है। जन्नत का शरीर यहाँ पे नहीं आ सकता, तो अल्लाह ताला ने हमको जब इस दुनिया में भेजा तो वो अलग शरीर दिया। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि हम लोगों को जन्नत के शरीर के साथ इस दुनिया में भेज दें जो कि बिल्कुल सूटेबल नहीं है इस एनवायरनमेंट के साथ।
तो हमारा शरीर जो है वो ऑफ कोर्स एप लाइक क्रीचर से मिलता है, लेकिन ये स्टैब्लिश नहीं होता कि हम जो है वो एप लाइक क्रीचर से इवॉल्व होके आए हैं। और इसने जो कहा कि मैंने कहा था कि लंबा होने वाला है, अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट्स तो थोड़ी देर सबर कर ले, उसके बाद मैं इंशाल्लाह हजरत आयशा पे बात करूंगा आपके आर्ग्यूमेंट के बाद, ठीक है। तो इसने एक और बात कही कि एक पीएचडी साइंसदान को सुनो, तो मैं कहता हूँ पीएचडी साइंसदान को बिल्कुल जाके सुने जनाब। हमें तो खुशी होगी आप पीएचडी साइंसदानों को जाके सुनेंगे, क्योंकि वो तो कहानी कुछ और करा रहे होते हैं। ये लोग अपनी आवाम को कहानी जो करा के बैठे हैं वो ये करा के बैठे हैं कि एथिज्म को जो है साइंस सपोर्ट करती है और मुझे इस चीज पे इतनी हंसी आती है, एथिज्म के साइंस उतनी अगेंस्ट है जितनी है क्रिश्चियनिटी के, मेरी नजर में। आप इससे डिसएग्री कर सकते हो, मेरी नजर में ये इतनी अगेंस्ट है एथिज्म के जितनी साइंस क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट है। कुछ नहीं है साइंसदानों के पास, बहुत कमजोर साइंस है, हर जगह पे चेंज मार के ये लोग तो इसको फैक्ट समझे बैठे हैं कि ये चीज स्टैब्लिश्ड हो चुकी है कि ह्यूमंस जो है वो एप से इवॉल्व हुए हैं, इसको फैक्ट समझ के बैठे हुए हैं और पता नहीं कौन से हवा में जी रहे हैं कि ये चीज फैक्ट प्रूव हो गई। जबकि पीएचडी साइंसदान जो कह रहे हैं वो इसकी कंप्लीटली डिफरेंट, पेलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसका काम ही यही है कि वो ह्यूमन के एवोल्यूशन को स्टडी करे, वो ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि इंसान कहां से आया। अब इसने कहा कि साइंसदानों को हमें सुनना चाहिए। बिल्कुल, एक बात और कह दूं कि जो कोई भी मेरी बात सुन के साइंसदानों की जाके डॉक्यूमेंट्रीज देखने वाला है, वो देखे, वो इस चीज को ध्यान रखे कि साइंस चेंज होती रहती है, साइंस का नेचर है चेंज होना। और अगर आप किसी साइंसदान को देख रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट्री से जो कंक्लूजन वो लोग बहुत कंसिस्टेंट सा कंक्लूजन देते हैं, उस कंक्लूजन को समझे कि ये चीज भी कभी चेंज हो सकती है। साइंस एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं देती आपको। और पहली बात तो वो चीजें बताती चलती है कि क्या हमारे पास लूप होल्स हैं और उसके एक्सप्लेनेशन क्या है, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन होते हैं, आप जाके सुने। ये ध्यान रखना कि वो चेंज हो सकती है और ये साइंस की ब्यूटी है कि वो चेंज होती है। अब ऐसे भी साइंसदान को मत सुन लेना कि सपोज करो वो साइंसदान तो एस्ट्रोफिजिक्स का है और वो बायोलॉजी की नॉलेज आप लोगों को दे रहा है, तो उस पर कोई भरोसा नहीं करना। एक मशहूर साइंसदान है नील डिग्रेस टाइसन, जिनकी क्लिप्स मैं अपनी वीडियोस में यूज करता हूं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, बहुत फेमस साइंस पॉपुलराइजर हैं, सबके साथ जाहिर बात है एथियस्ट ही हैं। वो एथियस्ट क्या, एग्नोस्टिक कहते हैं खुद को, लेकिन है एथियस्ट। जो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वो एथियस्ट वाले हैं, भोंगे आर्ग्यूमेंट्स। तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, इनकी बात जब एस्ट्रोफिजिक्स के हवाले से होगी तो बिल्कुल सही होगी, इस पे हम लोग इनको क्रिटिसाइज करने की हैसियत नहीं रखते। लेकिन यहाँ देखिए जो इन्होंने इतने बड़े साइंसदान, इतने बड़े साइंस पॉपुलराइजर क्या बात करते हैं। Purpose. My favorite of all is, of course, you eat, breathe, eat, and drink through the same hole in your body, guaranteeing that some percent of us will choke to death every year. Okay? Imagine if you had a separate hole for breathing and eating and talking. That would be just really cool, right? Just, you could drink, breathe, and just talk, and you would never choke. All right? And it's not a hard request. Dolphins breathe and eat through different holes in their body. And that's a mammal. So I'm not, you know, this is like Santa Claus could bring this one. डॉकिंस साहब भी वहीं बैठे थे। जी जी, उन्होंने सर खुजाया, आपने नोट किया, उन्होंने सर खुजाया, क्योंकि उनको भी पता चल गया। हाँ, सर खुजाया कि क्या आर्ग्यूमेंट दे रहा है एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कुछ भी बोलोगे। इसने कहा कि नील डिग्रेस टाइसन ने कहा, मैं पर्सनली रिस्पेक्ट करता हूं, मैंने इनके काम को काफी कॉपी किया है अपनी वीडियोस में, इनके कई वीडियोस को कोट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज पे जो भी बोलेंगे। इन्होंने स्टूपिड डिजाइन का आर्गुमेंट दिया कि हमारा डिजाइन कितना स्टूपिड बना हुआ है। इन्होंने कहा कि हम खाते भी एक ही मुंह से हैं, मतलब उसी मुंह से हैं, और सांस लेने का भी होल वहीं से होता है, चबाते भी उसी मुंह से हैं, बोलते भी उसी मुंह से, मतलब 3-4 काम हम एक ही चीज से कर पाते हैं, और इससे लाइफ जो है वो डेथ होती है। तो ये कितना बैड डिजाइन है, स्टूपिड डिजाइन है, स्टूपिड डिजाइन। इन्होंने कहा कि हमें ऐसा होना चाहिए था कि हमारा खाने का होल अलग हो, सांस लेने का अलग हो, बोलने का अलग हो। आई नो कि ही इज ट्राइंग टू बी फनी, लेकिन आर्ग्यूमेंट इनका स्टूपिड डिजाइन का था। वीडियो का टाइटल ही स्टूपिड डिजाइन है। इन्होंने और भी इससे आगे पीछे आर्ग्यूमेंट दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये मेरा फेवरेट है, तो फेवरेट वाले को ही देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि हर चीज हम एक ही चीज से, मुंह से खाना पीना सब एक साथ कर पाते हैं, तो इस वजह से स्टूपिड डिजाइन नहीं होना चाहिए था कि अलग अलग हो, सांस लेने का अलग हो और अदर चीजें, सब चीज अलग अलग होनी चाहिए थी। तो आमिर भाई, मुझे एथियस्ट से पूछना है कि ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, ऐसा आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, मुझे बताओ कि एक फोन जो हम चला रहे हैं, इससे हम लाइव स्ट्रीम भी कर पा रहे हैं, इससे हम कॉल भी कर पा रहे हैं, इसमें वाईफाई भी चला सकते हैं, इससे हम गेमिंग भी कर सकते हैं, इससे हम कई सारी चीजें एक ही साथ कर सकते हैं। तो ये इंटेलिजेंट डिजाइन इससे प्रूव हुआ, या ये प्रूव हुआ है कि इस हर चीज के लिए अलग फोन होना चाहिए था? ये तो बैड डिजाइन का वो है कि हर चीज को आपके लिए अलग, आपके लिए वो रखने थे। अब पहले एसटीडी बूथ होया करते थे फोन करने के लिए, अब फोन भी इसी में आ गया, कॉलिंग वगैरह सब इसमें आ गया, इंटरनेट भी इसी में आ गया। पहले कंप्यूटर में इंटरनेट चला करता था और किसी तरीके से इंटरनेट चला करता था, अब हर चीज एक फोन में आ गई। तो ये इंटेलिजेंटली हम डिजाइन हो रहे हैं, तो फिर इनके अकॉर्डिंग तो हम लोग डिवॉल्व हो रहे हैं, हमारा डेवोल्यूशन हो रहा है। एवोल्यूशन के बजाय हम तो चीजों को एक साथ, एक ही चीज
को कई एक ही फोन से मल्टीटास्क कर पाना ये गुड डिजाइन का नतीजा है, ना कि बैड डिजाइन का। तो ये भी चीज को आपको ध्यान रखनी है कि जब आप किसी साइंसदान को सुने तो स्टडी कर लें कि वो क्या चीज बोल रहा है, वो किस चीज में साइंसदान है और क्या चीज वो बोल रहा है। तो यहाँ पे डॉकिंस भी सर खुजा रहा था कि क्या बोल रहे हो भाईजान, आप गलत बोल रहे हो। तो इस तरीके से इन साइंसदान का भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने ये क्लिप सुनाई आपको, But so little of it has ever been found, the origins of the genus Homo have remained an enigma. What we don't know is what happened between Australopithecus and early Homo. That's one of the big mysteries right now we're trying to solve. ये साइंसदान एक पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिनका सब्जेक्ट ये होता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन को स्टडी करें। तो इनकी बात में वजन है जब ये कहते हैं ना कि ह्यूमन एवोल्यूशन के प्रूफ्स नहीं है। और ये एथियस्ट है आई थिंक, क्योंकि मैंने इनके बारे में पढ़ा था कि एथियस्ट है, अमेरिकन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में ये वर्क करते थे। अभी रिसेंटली पता नहीं कोई केस वेस की वजह से इनको निकाल दिया गया या इन्होंने रिजाइन कर दिया, सॉरी इन्होंने रिजाइन कर दिया। पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इनकी बात में वजन है। और मैं जब मोरू पे वीडियो बनाऊंगा तो मैं और ज्यादा डिटेल से एवोल्यूशन पे बात करूंगा, फॉसिल एविडेंस वगैरह, डीएनए एविडेंस वगैरह, उस पर सब चीज इंशाल्लाह डिस्कस होगी। और पूरी कई सारे साइंसदान और दिखाऊंगा जो कि कहते हैं कि हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है, डीएनए एविडेंस भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि डार्विनियन ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है। और सिर्फ अगर डार्विनियन ह्यूमन एवोल्यूशन नहीं हुआ ना तो समझो तुम्हारी रूट खत्म। जो तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार था रिलीजन के अगेंस्ट, डार्विनिज्म, वो खत्म हो गया तो समझो तुम्हारी रूट खत्म हो गई, तुम बर्बाद हो गए ये समझो। अगर मैंने ये प्रूफ करा कि डार्विनियन ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए प्रूफ नहीं है, क्योंकि अगर रिलीजन को रॉन्ग प्रूव होना होता, रिलीजन से मेरी मुराद इस्लाम, तो हमें अब तक फॉसिल रिकॉर्ड मिल जाना चाहिए था। क्योंकि हमको जो फॉसिल मिला है वो या तो कंप्लीट बंदर का है या कंप्लीट ह्यूमन का है। हमें ऐसा बीच का गैप नहीं मिल रहा कि ये बीच का गैप कैसे फिल हो। वही साइंसदान समझा रहे हैं कि बीच का गैप कैसे फिल हो, वी डोंट नो। तो रिलीजन मेरे हिसाब से अब रॉन्ग प्रूव नहीं हो सकता। कितने साल हो गए हम लोग फॉसिल ढूंढ रहे हैं, जब से डार्विन ने स्टडी पब्लिश करी है तभी से उसको साइंसदानों को सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था। अब इतने टाइम से साइंटिस्ट ने आमिर भाई, आपको यकीन नहीं होगा, साइंसदानों ने चर्च के प्रेशर में फेक फॉसिल इन्वेंट करे और उनको दिखाया कि देखो डार्विन की थ्योरी सही हो गई। फेक फॉसिल इन्वेंट करे, जिंजैथ्रोपस और पिल्डाउन मैन, इस तरह के इतने फेक साइंसदान हमको किस तरह से मिसलीड भी कर सकते हैं। उन्होंने फेक फॉसिल इन्वेंट करे ये दिखाने के लिए कि कोई गैप नहीं है। बाद में पता चला कि वो तो सब नकली फॉसिल्स थे जो साइंसदानों ने इन्वेंट करे थे। तो उन्होंने साइंस के नाम पे धब्बा भी लगाया। कोई साइंसदान कोई बात कहता है तो वो चेंजेबल है, ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही होगा, क्योंकि इस्लाम ना तो कभी डिस्प्रूव हुआ है। चाहे आप साइंसदान को ले आओ, चाहे उससे जितने भी आपके हेल्पर्स है ना उन सबको ले आओ, कुछ नहीं हो सकता ना तुम कुछ कर सकते इस्लाम का। तो मैं यहाँ पे अपने एवोल्यूशन का टॉपिक खत्म करता हूँ। आगे जो बात होगी वो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के टॉपिक पे होगी इंशाअल्लाह। और अब आमिर भाई अपनी प्रेजेंटेशन रखें, मेरा तो कंप्लीट हो गया। जी बहुत शुक्रिया। मैं आपके जो बात चल रही है उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। माइक म्यूट कर लीजिएगा थोड़ा। बात मैं ये करने लगा हूँ कि आपने मिसिंग लिंक्स की और इंटरमीडिएट फॉसिल्स की बात की है। ये तो एक पूरा चैप्टर है जिस पे आने वाले दिनों में तो वीडियो आ रही है इंशाल्लाह, तो नाजरीन उसका इंतजार भी करें दिल थाम के। दूसरी बात यह है कि ये जो दीन की या मजहब की, जिसको रिलीजन, मैं तो दीन, इस्लाम को दीन कहता हूँ, मजहब कहना इस्लाम को मैं उसकी तौहीन समझता हूँ और गुस्ताखी समझता हूँ कि इस्लाम को मजहब कहा जाए, क्योंकि उसने खुद को मजहब कहा नहीं, उसने दीन कहा हुआ है। ठीक है, दीन का है, अब जितना भी उसको खंगाल कर देख लें। अच्छा, मगर फिर भी हम रिलीजन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये 19वीं सदी के शुरू से अब तक जो साइंटिसिज्म के मानने वाले थे, जो एथियस्ट हैं, एग्नोस्टिक्स हैं, जिन्होंने साइंस को सिर्फ और सिर्फ खुदा के इनकार और मजहब की लायानियत और आउटडेटेड प्रूव करने के लिए ये जो पूरा जोर लगाया है, ये थक हार गए, शिकस्त खा चुके हैं इस वक्त इस चीज के ऊपर, क्योंकि ये समझते थे कि जब 19वीं सदी में एक रेवोल्यूशन आया है साइंस का और इन्वेंशंस का एक सुनामी आया है, उसके बाद ये समझते थे कि मजहब अब अपनी जरूरत या अपनी अहमियत या अपनी नेसेसिटी है उसको खो चुका हुआ है। मगर मादरत के साथ कहना पड़ता है वो खम ठोकर अभी भी वहीं जरूरत इंसानी बनकर खड़ा है, क्योंकि जिन चीजों को ये मजहब के अल्टरनेट के तौर पर यूज करते थे वो चीजें कभी पूरी नहीं हो सकी, वो चीजें वहीं की वहीं हैं। अच्छा, एक तो मैं ये चीज रखना चाहता था, दो थ्योरीज ऐसी बड़ी हैं जिनको अपनी नादरीन की जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, और फिर मैं अपने पॉइंट की तरफ चलूंगा। सैयद कुतुब साहब मिस्र के थे, उन्होंने किताब लिखी शुबहात हौलल इस्लाम, अरबी में है, उर्दू में भी वो छप चुकी है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, शुबहात हौलल इस्लाम। उसके पहले चैप्टर में उन्होंने इस चीज को डिस्कस किया है कि लेनिन और मार्क्सिज्म है और लेनिनिज्म है, और इसी तरीके से डार्विनिज्म जो है, ये दो बड़ी आइडियोलॉजीज आई थी दो तरफ से, एक इस तरफ से आ गई और एक उस तरफ से आ गई। ये जो आइडियोलॉजीज थी,
एक साइंटिफिक और एक इकोनॉमिकल और कॉमर्स के और सोशल थ्योरी के तौर पर सामने आई, इनको पेश कर ये कहा जाने लगा कि मजहब की अब जरूरत खत्म हो गई है, मजहब जो है ये इंसान का इजाद करता है, इसीलिए ये 19वीं सदी में दम तोड़ जाएगा, 20वीं सदी में साइंस एक नए मजहब और दीन के तौर पर सामने आएगी। हकीकत ये है कि साइंस जितना आगे बढ़ी है उसने दीन, रिलीजन को और उन जरूरियात को, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, बायोलॉजिकली हो और फिजिकली हो, या इवन सोशियोलॉजिकली हो, पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिक, हर तरह से, हर जगह और हर एस्पेक्ट शोभा है जिंदगी के अंदर, उसकी जरूरत को उसी तरीके से उजागर किया। दूसरी बड़ी थ्योरी जो सामने आई थी वो मॉडर्निज्म और लिबरलिज्म की थी। इसको भी पेश कर यानी ये थ्योरी पेश की गई जो सेकुलर सोसाइटीज हैं, जिसमें फ्राइड, सिगमंड फ्राइड था या कांट था, ये सारे लोग ये कहते थे कि जब जब इंसानी शऊर में जिद्दत आती जाती है, जैसे जैसे इंसानी शऊर और फिक्र अपनी मेराज और इर्तिका से आगे जाते हैं और मॉडरेट होते हैं, वैसे वैसे इंसान लिबर्टी की तरफ और फिर प्रॉस्पेरिटी की तरफ, प्रोडक्टिविटी की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। मगर अफसोस ये है कि इस चीज को भी एक्सपोज कर दिया गया है कि जो सोसाइटीज जितनी ज्यादा मॉडर्न होती जाती हैं, जितनी ज्यादा सेकुलर होती जाती हैं, उनके इश्यूज उतने ज्यादा डेडली और ब्रूटल इश्यूज उनके सामने आते जा रहे हैं, जो नफ्सियाती हैजान, एक साइकोलॉजिकल एक कशीदगी पैदा करते हैं इंसानी जहन के अंदर, एक खलीज पैदा कर देते हैं, एक वैक्यूम पैदा कर देते हैं, जिसको ये जदीद मादी उसूल और नजरियात पूरा नहीं कर सक रहे। ये एक वो दो चीजें थी जिसको मैं समझाना चाह रहा था कि क्यों आज दीन की, रिलीजन की, अल्लाह की और इस सारे के सारे अखलाक और एहसास की जरूरत क्यों बाकी है। इस हवाले से अगर आपने कोई किताब पढ़नी हो तो तारिक जान एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने किताब लिखी है सेकुलरिज्म, मबाहिस और मुगालते। उन्होंने इस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से डील किया है। खैर, ये जनरल इंफॉर्मेशन के बाद अब हम आते हैं अपने उन दो इडियट्स की तरफ, बल्कि मैं जाहिल कहूंगा, क्योंकि आपने एक वीडियो प्ले की उसमें हारिस सुल्तान ने कहा जाहिल का मतलब ये नहीं कि आप, यानी